हम लोग पढ़ रहे थे बीएस का पार्ट 2 और बीएस के पार्ट 2 में हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और उसके आगे आज हमको पढ़ना है जिसका पॉइंट का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। इसका नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा हम इजी एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान से देखिए सब, ठीक है। सपोज ये बिजनेस एक स्टार्ट होने वाला है, ठीक, एक बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक तो इसका ऑनर है ना, इसको लगता है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। अब इसके ऑनर के पास खुद का जो पैसा है वो सिर्फ 6 लाख रुपए है। सपोज कीजिए कि इसके पास जो खुद का पैसा है इस बिजनेस में लगाने के लिए वो है 6 लाख। मींस इसका जो इक्विटी कैपिटल है या जो ऑनर्स कैपिटल है, ठीक है, वो कितना है? 6 लाख रुपए। तो ये जाहिर सी बात है, बाकी का 4 लाख कहां से अरेंज करेगा? बाहर से। यस और नो? इसको क्या करेगा? ये बाहर से अरेंज करेगा, तो इसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल, ठीक है। मींस ये क्या करेगा? किसी बैंक को अप्रोच करेगा, किसी फ्रेंड से मांग लेगा, है ना, डिवेंचर इशू कर देगा, लोन ले लेगा, तो कहीं से भी ये क्या करेगा? बोरो करेगा। तो इसका जो ऑन कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल है, ठीक है, वो 6 लाख रुपए है और बोरोड कैपिटल कितना है? 4 लाख। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 10 लाख रुपए है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज इक्विटी, ठीक है, ये टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, ठीक है, टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इट इज रेज्ड थ्रू टू मीडियम। द फर्स्ट वन इज इक्विटी, ठीक है, तो इक्विटी से मिला है 6 लाख रुपए और हमको डेट से कितना मिला है? डेट फंड से कितना मिला है? 4 लाख रुपए। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा कैपिटल बनाते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को कि आपका टोटल कैपिटल किन सोर्सेस में बटा है और कितने कितने रेशियो में बटा है, इसको ही क्या बोल देते हैं हम? कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी या फर्म। तो इस केस में, मेरे एग्जांपल के केस में, जो मेरा बिजनेस का केस था, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है भाई? इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है 10 लाख रुपए का, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें इक्विटी है 6 लाख रुपए का, क्योंकि ऑनर्स का पैसा 6 लाख रुपए लगा है, और जो उधार का पैसा है जो बाहर से लिए हैं वो कितने का है? 4 लाख का। तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इक्विटी 6 लाख और डेट 4 लाख। समझ में आया क्या इतना? इक्विटी और डेट का मतलब, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे? इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि हम बाहर वाला जो पैसा दे रहे हैं उसको पहले लिखते हैं और जो हमारा पैसा है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेट, है ना, डेट और इक्विटी। इसको या भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, डी रेशियो भी बोल सकते हैं इसको आप। डेट इक्विटी रेशियो कितना है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल में क्या था? डेट कितने का था? 4 का कि 6 का? जो उधार का पैसा था, जो बाहर वालों से पैसे लिए थे, वो 4 लाख था कि 6 लाख था? ठीक है, वो था भाई 4 लाख रुपए और हमारा पैसा कितना था? 6 लाख रुपए। अगर इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो इसको क्या बोल देंगे? 4/6। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था इसका? 4:6 का। ओके, या और छोटा कर लो, 2:3। क्लियर है क्या? तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना, मींस आइडेंटिफाइंग, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मींस क्या है? आइडेंटिफाई करना कि किसी कंपनी के टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड में, ठीक है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड में कितना पैसा डेट का है और कितना पैसा इक्विटी का है। यह आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, ठीक है। या इसका आइडेंटिफिकेशन, या इसका कहा जाए कि इसका डिसीजन लेना कि हाउ मच विल बी थ्रू डेट फंड, हाउ मच विल बी थ्रू इक्विटी फंड, ठीक है। डिसाइडिंग दिस फैक्टर, डिसाइडिंग दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बुक क्या बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी वर्डिंग्स क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है सामने, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? मीनिंग में क्या बोलता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट, ठीक है, कितने प्रोपोर्शन में डेब्ट है एंड कितने प्रोपोर्शन में क्या है? इक्विटी। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कितना कितना पैसा यूज हुआ है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? डेट अपॉन इक्विटी।
क्लियर है कि कितना पैसा डेट का है और कितना पैसा किस चीज का है, इक्विटी का। क्या बोलता है आगे, इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल। ठीक है, मेरे एग्जांपल में कितना था दोस्तों बताओ तो, डेट कैपिटल के ऊपर क्या लिखूं मैं, हाउ मच अमाउंट आई शुड राइट हियर, 4 लाख। 4 लाख रुपए, वेरी गुड। एंड इक्विटी कैपिटल कितना था, 6 लाख। 6 लाख था गधों, 6 लाख था, डेट कैपिटल 4 लाख था, और ये दोनों मिलकर 10 लाख का कैपिटल बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल, क्या बोलता है, अब देने को देखो दोनों का कई कॉम्बिनेशन है। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स के बारे में मालूम होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता था, ठीक है। तो इस 10 लाख को हम कई, सपोज मैं यहाँ पे डेप्ट लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं इक्विटी, ठीक है। कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन वन क्या था, डेट 4 का था, ये कितने का था, 6, यस और नो। यस सर। कॉम्बिनेशन 2 क्या हो सकता है, इसको 6 कर दो, इसको क्या कर दो, 4 कर दो। कॉम्बिनेशन 3 क्या हो सकता है, इसको 2 कर दो, इसको 8 कर दो। कॉम्बिनेशन 4 क्या हो सकता है, इसको 10 कर दो, इसको 0 कर दो। 5 क्या हो सकता है, इसको 10 कर दो, इसको 0 कर दो। समझ में आ रहा है। तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4.5 इसको कर दो 5.5, जैसे जितना टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है उतना कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है इस 10 लाख को, ठीक है। उसको 2 भागों में ऐसा हम बांट सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन को डिसाइड करना ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम टोटल अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, टोटल कैपिटल में, टोटल 10 लाख में कितना पैसा हम उधार का रखें और कितना पैसा खुद का लगाएं, ये डिसाइड करना ही फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। ये क्रिटिकल टास्क है बिजनेस के लिए। वो मैनेजर को सोचना पड़ता है कि भाई उधार का पैसा लगाऊंगा तो कितना फायदा कितना नुकसान है, और खुद का पैसा लगाऊंगा तो कितना फायदा कितना नुकसान है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 10 लाख रुपए फ्री में उधार में मिल जाए, मींस आपको कोई इसके बदले ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जो 10 लाख रुपए लिए हो उसको यूज करके 4 साल 5 साल बाद लौटा देना। तो एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख का है कि 10 लाख मुझे लगाना है, और मुझे उधार में ही 10 लाख रुपए मिल जा रहा है, ठीक है, तो क्या मुझे अपना पैसा लगाना चाहिए कि पूरा का पूरा उधार लेके लगा दूं? पूरा का पूरा उधार लेके ठीक लगा है, क्योंकि फायदा है यार, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, तो हम अपना पैसा क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, हमको ब्याज मिलेगा, और जो उधारी का पैसा उससे बिजनेस कर लो। लेकिन इसका अपोजिट, अपना पैसा घर में रखा हुआ है, मेरे पास 10 लाख रुपए, अब मैं बाहर से लोन लेने जा रहा हूं, तो क्या बोलता है अगला कि ठीक है 10 लाख रुपए लोन ले जा, जब वापस करेगा ना तो 15 लाख करना, मीन्स 50% इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब एक बात बताओ कि मुझे पैसा खुद का लगा लेना चाहिए कि फिर कर्जा लेना चाहिए, ब्याज बहुत हाई है ना, बहुत हाई उनका है, लगाना चाहिए था। ठीक है, खुद का पैसा लगाना चाहिए। तो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल 10 लाख में कितना मेरा रहेगा, कितना आउटसाइडर का रहेगा, कितना इक्विटी का रहेगा, कितना बोरोड का रहेगा, ये किस पे डिसाइड करता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, किस चीज की कॉस्टिंग, लोन लेने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ठीक है। ये इस फंड की अपनी अपनी क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज डिसाइड किया जाता है। क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट विल बी फ्रॉम डेट साइड एंड हाउ मच अमाउंट शुड बी फ्रॉम इक्विटी साइड, ठीक है, टू कंप्लीट एनी कैपिटल, टू कंप्लीट एनी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी। क्लियर है। अब यही बात हमको यहाँ पे पढ़ना है टेक्स्ट में। देखो क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स ये कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कौन सा रेशियो, 4:6, 6:4, 2:8, 8, जो इतना भी आप रेशियो बनाना चाहो। तो क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। क्या बोलता है, बहुत कठिन है अनुमान लगाना कि कौन सा बेस्ट होगा, भाई हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। The capital structure should be such which increases the value of equity share. Means क्या बोलता है कि सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जो कंपनी को फायदा दे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, ठीक है। 1 सेकंड। सॉरी भाइयों, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि हमको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, कि 1:3 रखना है कि 3:1 रखना है, ये क्या सोचते हुए रखना है कि हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सा वाला दे रहा है।
जैसे कि मैं बोला कि डेप्ट है, इक्विटी है। अगर डेप्ट मेरे को 10 का 10 फ्री में मिल जाए तो इक्विटी कितना लगाऊंगा? 0। यस और नो? 0। ठीक यस है, सर। तो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट यही देगा, तो हम क्या है कॉम्बिनेशन रखेंगे, यही कॉम्बिनेशन रखेंगे 10:0 का। समझ में आ रहा है? अगर हमको ये लगता है कि इक्विटी ज्यादा अच्छा है, डेट बहुत महंगा है, तो हमारे लिए फायदा क्या हो जाएगा? 0:10 का। यस और नो? तो हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास पांच, हमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, 5 ऑप्शन दे देगा कि भाई 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। 4 लाख और 1 लाख का कॉम्बिनेशन है, 1 और 4 लाख का कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है सोचो? 5 और 0 का कॉम्बिनेशन है। बोलेगा कि सबसे अच्छा कौन है पता लगाओ, तो हम क्या करेंगे, हर कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? हम सबको जाके चेक करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा विच वो ये क्या होगा हमारे लिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर आवर कंपनी एंड वी विल डिसाइड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर आवर कंपनी। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। हम अभी ऐसा बोल नहीं सकते कि 1:2 अच्छा होता है कि 3:2 अच्छा होता है, हम चेक करना पड़ेगा हमको। वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी। क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, क्या बोलता है, डेट और इक्विटी जो होता है वो डिफर करता है किस पे? कॉस्ट पे। कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट को। लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसके ऊपर लिखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, डेब्ट के बदले क्या देना पड़ता है? ब्याज, इंटरेस्ट, और इक्विटी के बदले क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो दोनों कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट ही है। एंड रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है कि कौन अपना पैसा कब मांग ले, ये होता है रिस्क बिजनेस के लिए। सपोज आपको कोई 10 लाख रुपए का लोन दिया, आपने क्या किया, आपको जितना कैपिटल चाहिए था पूरा का पूरा उधार ले लिया, उससे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 4 दिन हुआ नहीं, वो पैसे मांगने आ गया वापस, बोलता है मेरा 10 लाख वापस दो। आप तो बोलोगे भैया अभी तो दुकान खोला हूँ, सामान बिके, प्रॉफिट आया, तब तेरे को पैसा वापस करूंगा। समझ में आ रहा है? तो रिस्की है कि नहीं है उधार का पैसा लेके बिजनेस करना? रिस्की है कि नहीं है, एक बात बताओ। यस सर है। ठीक है, बिकॉज योर वेंडर कैन, योर लेंडर कैन आस्क यू एनी टाइम फॉर रिफंड। ठीक है, वो रिटर्न करने के लिए आपको कभी भी मांग सकता है, 1 साल 2 साल। बैंक वाला भी आ गया, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या करना चाहिए, पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि देख भाई 5 साल से पहले पैसा वापस नहीं करूंगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमको क्या करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए कि हाउ मच रेशियो शुड बी, हाउ मच रेशियो विल बी of debt in any capital structure and how much ratio will be of equity shares in a capital structure। हम circumstances के बेस पे क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। क्या बोलता है, डेप्ट क्या होता है, बोलता है अधिकतर सस्ता पड़ता है, एज डेप्ट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट इट इज क्या, वेरी रिस्की। भैया आउटसाइडर का क्या भरोसा कब पैसा वापस मांग ले। लेकिन इक्विटी वाला क्या होता है, खुद का पैसा, मैं खुद से खुद का पैसा थोड़ी मांगूंगा, तो ये रिस्की नहीं होता। इक्विटी रिस्की होगा कि डेप्ट रिस्की होगा, बताओ? इक्विटी रिस्की होगा कि डेट रिस्की होगा? खुद का पैसा लगाऊंगा तो रिस्की है कि दूसरे का पैसा लगा के बिजनेस करना रिस्की है? दूसरे का पैसा दूसरे रिस्की का है। पैसा। लेकिन खुद का पैसा लगाऊंगा तो क्या होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है ज्यादा। खुद मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सोचूंगा तो मुझे ज्यादा डिविडेंड देता है उतने ही पैसे के लिए। क्लियर? ये आप इसलिए पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है दोस्तों, देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी इज कॉस्टली, इक्विटी शेयर इज कॉस्टली। ठीक है, बट नॉट रिस्की। यहाँ पे लिखो तो इसको छोटा सा पॉइंट लिखो, कॉस्टली क्या लिखूं? इक्विटी। ठीक है, और रिस्की क्या लिखूं? डेट। ठीक, ये आप इसको याद करिए। चलिए आगे। हाँ, तो डेट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट। क्या बोलता है, डेट इज रिस्की बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट। बोलता है ब्याज देना पड़ेगा। किसी साल मान लो पैसा नहीं कमा पाए तो भैया कहां से ब्याज देंगे, फंस जाएंगे ना। ये नीरव मोदी, किंग फिशर क्यों डूब गए, क्योंकि उन्होंने डेट से इतना, लोन का पैसा इतना लगाया था अपने बिजनेस में कि जब फ्लाइट अच्छे से नहीं चली, जब डायमंड उसका बिका नहीं, तो क्या हुआ, बैंक क्या करता है, सीधा आपके बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो बिल्डिंग है, जो आपके एसेट्स, उसको क्या कर लेता है, कब्जे में ले लेता है। ठीक है, मॉर्गेज कर लेता है उसको। तो डेट इज वेरी रिस्की। हम पैसा नहीं दे पाए तो क्या करता है, अगले दिन दुकान को बंद करवा देगा, सीज कर लेगा उसको।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन है आपको पैसा वापस करना। लेकिन अगर खुद का पैसा होता, अगर मैं अपने ही पैसे से बिजनेस कर रहा होता, तो क्या मैं अपने दुकान को ताला लगा देता कि मुझे डिविडेंड नहीं दे रही मेरी कंपनी? ठीक है, सो दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर फंडिंग इज वेरी स्मूथ, लेस रिस्की, बहुत बहुत उसमें क्या रिस्क कम है। बट अगर आप डेब्ट से फाइनेंसिंग करेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो उधार के भरोसे चलाएंगे, तो ये बहुत रिस्क है कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा भी अप डाउन हुआ, अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिके, अगर किसी साल प्रॉफिट कम हो गया, तो देयर इज अ चांसेस दैट योर बिजनेस विल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, इसलिए डेट को हम क्या बोलते हैं, रिस्की, और इक्विटी को क्या बोलते हैं, नॉन रिस्की। और सस्ता क्या पड़ता है, लेकिन डेट सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि देखो, इन केस दे फेल टू पे डेट, बैंक का पैसा नहीं दिए, सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम, क्या बोलता है वो बैंक वाला आ जाएगा, क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सीधा एसेट्स को जब्त कर लेगा, तुम्हारे यहाँ का कार उठा ले जाएगा, तुम्हारा ऑफिस सीज कर देगा, सब कुछ भी कर सकता है। एंड इफ फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, इट कैन इवन गो टू द क्या बोलता है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का बंद हो जाना, बंद हो जाएगी कंपनी। और इंसॉल्वेंसी का मतलब बता सकता है कोई, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पढ़ते होंगे कार्ड्स में, दिवालिया पिट जाना सर। दिवालिया होना। ठीक है, मींस कोर्ट डिक्लेयर कर देता कि ही इज नॉट कैपेबल टू रिटर्न द डेट्स ऑफ हिज इन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, वो क्या है भाई, वो कैपेबल नहीं है, कोर्ट आपको डिक्लेयर कर देता है, न्यूज़पेपर में छप जाता है कि ये आदमी आज से इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है, दिवालिया निकल गया ऐसा बोलते हैं ना लोग। मींस जब आपकी लायबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा हो जाती है, सपोज मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, सब कुछ जोड़ दूं, लेकिन मुझे पैसा देना है 20 लाख रुपए, तो आई विल बी इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, व्हेन योर लायबिलिटीज इज मोर देन योर एसेट्स। ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है, इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटीज, क्योंकि बिजनेस वाला भैया नहीं चला तो नहीं मांगेगा पैसा वापस अपना। फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, एज कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन ब्याज कैसा है, तुम्हारा बिजनेस चले चाहे मत चले, तुम आग लगा दो बिजनेस को, बैंक को पैसा तो देना ही पड़ेगा, ब्याज का पैसा। ठीक है, इफ इट इज रनिंग इन लॉस, बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज। अब क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है कंपनी के किसको, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को। अगर बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसा ले लिए आप मार्केट से, बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसा उठा लिया, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, पूरा पैसा तो ब्याज में चले जाएगा, पूरा पैसा तो साहूकार ले जाएगा, पूरा पैसा तो बैंक ले जाएगा, जो भी आप कमाओगे, क्योंकि आपने बहुत लंबा चौड़ा लोन लिया हुआ है। क्लियर? अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन व्हिच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या होता है, ये इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ाए। यस, जो क्या करे, हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, है ना, और इक्विटी शेयर होल्डर की क्या बढ़ा दे, वैल्यू बढ़ा दे। क्लियर? अब क्या बोलता है कि जनरली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल लिवरेज टू सेट अप द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलता है, कंपनी क्या यूज करती है, बोलता है कि फाइनेंशियल लिवरेज रिफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। कंपनीज क्या प्रीफर करती है कि थोड़ा पैसा डेब्ट का लगा लो, थोड़ा पैसा इक्विटी का लगा लो, इसी को फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। देखो ये सिचुएशन 1 दिख रहा है क्या, यस सर। अब इसको मैं इधर कैसे बताऊं, स्टॉप शेयर है ना, इसको मैं यहीं पे लिखता हूं। हम अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1, टोटल कैपिटल कितना है, कोई बता सकता है बुक में देख के? बुक तो रखेगी नहीं होगे कोई, कहां से बताओगे? 50 लाख सर। 50 लाख। अब इसको 2 सोर्स से ला सकता है, यस और नो? यस सर। इक्विटी डेब्ट, इसके एग्जांपल में इसने इक्विटी से कितना लिया है, टोटल 50 लाख इक्विटी तो डेट से कितना लेगा, 0। 0, पूरा पैसा तो यहीं से उठा लिया। अब देखते हैं क्या होगा साल के आखिरी में। सपोज साल के आखिरी में इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, इसी को दूसरा हम बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो फायदा, वो प्रॉफिट, ठीक है, वो बेनिफिट जिसमें से अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया है, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो पैसा हम घर ले जाएंगे। समझ में आया? पहले सरकार को क्या दो, टैक्स दो, पहले अपने बोरोवर को इंटरेस्ट दो, फिर क्या करना है, मींस इस ईबीआईटी में पहले हम क्या माइनस करेंगे, इसी सीक्वेंस में माइनस करेंगे, पहले आई माइनस करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे, टी, मींस पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अगर कुछ होगा तो फिर क्या माइनस करेंगे, टैक्स।
तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो इस केस में हमारा ईबीआईटी कितना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बताइए। 7 lakhs। 7 लाख रुपए। अब इसमें से पहले क्या देंगे? मैंने बोला इंटरेस्ट देंगे। 7 लाख में पहले ब्याज वालों का पैसा दो, तो बैंक को पहले ब्याज चुकाओ, फिर घर पे पैसा लाएंगे। तो इंटरेस्ट कितना दूं? 10%। 10% दूं? किसका 10% निकालूं? प्रॉफिट का, अर्निंग का। प्रॉफिट का 10% निकालूं? सॉरी, डेब्ट का। तो डेट कितना है? 0। तो जीरो का 10% कितना आएगा? 0। यस सर। ठीक है, मतलब ब्याज कुछ नहीं लगा। अब ये जो आया तो 7 लाख रुपए, इसको मैं क्या नाम दूंगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो चले गया ये। अभी इसमें क्या देंगे हम? अब बोलो दोस्तों, क्या दूंगा मैं? टैक्स और टैक्स का परसेंट कितना है? 30%। ठीक है, टैक्स का परसेंट कितना है? 30%। अब ये टैक्स 30% किस पे निकालूं? ये 7 लाख ये पे कि प्रॉफिट का 50 लाख पे? 7 लाख पर। 7 लाख पे। वेरी गुड। तो ये कितना आएगा? 2,10,000 रुपया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये बिफोर था, इसमें माइनस कर दिया तो आफ्टर आ गया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा बताइए? 90,000। ठीक है, 4 लाख क्या आ जाएगा? 90,000। तो अब एक बात बताओ, अभी इस केस में सारा का सारा पैसा किसको चले गया? इक्विटी शेयर होल्डर को। जब हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या था? डी और ई रेशियो, या हमारा लोन था 0, इक्विटी था कितना? 50 लाख, या 0:5 कर रहा हूं, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ है? 4,90,000। ये पहला अल्टरनेटिव था। आगे और देखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बुक में दिखा देता हूं, बुक में क्या बनाया है, कैसे बनाया है। देखो भाइयों, सिचुएशन 1 दिया है, सिचुएशन 1 हमने सॉल्व कर लिया, यस और नो? अब सिचुएशन 2 सॉल्व करूं? यस सर। ठीक है, इसे यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या मैं? ये देखो, ईबीआईटी आएगा सबसे पहले। ईबीआईटी बोलो कितना है? वही 7 लाख। क्यों भाई? यस यस। अब इसमें क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसी सीक्वेंस में माइनस होगा। इंटरेस्ट कितना है बताओ? अब इंटरेस्ट होता है हमारा 10%। 10%। और इस केस में कैसा है रेशियो? डेब्ट से 10 लाख लिए हैं और इक्विटी से कितना लिए हैं? 40। फॉर 40 lakhs। तो अभी इंटरेस्ट में किसका निकालूं? 40 का कि 10 का? 10 का। तो 10 का 10% कितना आएगा? 1 lakhs। ठीक है, अब ये नया कुछ आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है, लेकिन बिफोर टैक्स है, क्योंकि टैक्स अभी भी माइनस नहीं हुआ है। ये कितना है? 6 लाख रुपए। अब टैक्स कितना है? 30%। तो 30% किसका निकालूं? 70 का कि 6 7 लाख lakhs। का, 6 लाख का, कि इधर 40-50 का? 6 लाख का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो यस। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा भाई बताओ? 42,000। 4,20,000। तो पहले सॉरी, केस 4 में लाख। प्रॉफिट कितना था? पहले केस में प्रॉफिट कितना था दिखाऊं? चलो तुम लोग 4,90,000। ठीक है, ये देखो पड़ा हुआ है यहाँ। पहले केस में कितना था? 4,90,000। और दूसरा यस। कॉम्बिनेशन, जब हमने कॉम्बिनेशन चेंज किया तो हमारा, अरे यार मिट गया यार, ये तो कितना आया था? कोई बता सकता है क्या? मैं भूल रहा हूँ। 4,20,000 था सर। तो यहाँ पे 4,20,000 आया, यहाँ पे 4,90,000 आया। तो विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट? 4,90,000। सिचुएशन नंबर 1 इज बेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कंपेयर करते जाना और बता देना है कि कौन सा बेस्ट है। हमने क्या किया? चेक किया। हमने क्या किया? चेक किया। यहाँ भी हमने क्या किया? चेक किया कि कौन सा, किस कंडीशन में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे कितने भी आप बना सकते हो। इसको क्या कर लो? 30-20 कर लो। ठीक है, इसको 20-30 कर लो, जितने कॉम्बिनेशन है। क्लियर? यस सर। सिचुएशन 3 भी देखें, आइए देखते हैं। सिचुएशन 3 समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है यार? बताओ थोड़ा सा। समझ में आ रहा है सर। ईबीआईटी यहाँ पे कितना है? वही है 7 लाख। पहले क्या दे दूं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दूंगा बताओ तो?
10% देना है किसका? इसका। 20 डेट का तो कितना आ जाएगा? 2 lakhs। ठीक है, तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा? 5 5 लाख। lakhs। फिर मैं क्या दूंगा टैक्स? 30%, 1,50,000। इसका यस सर। 30%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 3,50,000। 3,50,000। अब बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट, पहला, दूसरा, निखिल जी तीसरा? का कॉल आ रहा है। विच ऑप्शन इज बेस्ट? पहला सर। अभी भी सबसे बेस्ट कौन सा है? पहला ही है। अब पहला। देखो अभी आगे ये इधर क्लियर किया है, इसने बताया सोल्यूशन। ठीक है, ये देखो 490, 420 और ये। ठीक है, फिर इसने निकाला अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है? ओ, हमको एक पॉइंट इसमें वो हो गया, मिस हो गया है, ये बताना है तुमको। ठीक है, अभी कंपनी प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? दिस ऑप्शन इज बेस्ट। प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ये वाला। भाई हमको अर्निंग पर शेयर एक निकालना है, वो तुमको सिखाना है अर्निंग पर शेयर। इसी में वो करता हूँ, चलो इसी को आगे वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आया था प्रॉफिट, बता सकता है कि कोई? 4,90,000। ठीक है, यस सर। यहाँ पे कितना आया था? 4,20,000। 20,000। और यहाँ पे शायद 3,50,000 आया था। चलो दोनों में चलते हैं। अब 3,50,000। ये 4,90,000 को कितने लोग बांट लेंगे? इक्विटी कैपिटल है 50 लाख का, तो 50। 5 लाख लोग बांटेंगे इसको। इस यस 4,90,000 सर। पे कितने लोग का हक है? 5 लाख लोग का। तो डिवाइडेड बाई 5 लाख कर देता हूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? मैं कैलकुलेटर में आपको निकाल के बता रहा हूं। मींस एक एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा? एक एक आदमी को मिलेगा बेटा 98 पैसे। कितने मिलेगा? 0.98 रुपीज। क्लियर? मींस इस केस में जो कंपनी के मालिक है उसके एक एक मालिक को कितना रुपया मिलेगा? 0.98। इसी को बोलते हैं ईपीएस, मींस अर्निंग पर शेयर। क्लियर? सेकंड में आते हैं। सेकंड में कितना पैसा बचा इन लोग के पास? 4,20,000। इसको कितने लोग बांटेंगे? 5 लाख लोग बांटेंगे कि 4 लाख लोग बांटेंगे? 4 लाख। 4 लाख लोग बांटेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ पैसा डेब्ट से ले लिए थे, तो इक्विटी वालों से हमको कम लेना पड़ा, तो हमारे मालिक भी कम हो गए। तो इस केस में हमारा अर्निंग पर शेयर, मतलब एक एक शेयर होल्डर को कितना कितना पैसा मिलेगा, वो कितना आया? 1 रुपए 5 पैसे। तो यहाँ पे बढ़ गए, यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यस थर्ड सर। ऑप्शन इज, अरे तो इसको याद रखना ना, पहले में 98 आया था, फिर 1 रुपए 5 पैसा आया था, इसको मिटाना पड़ेगा। एंड थर्ड में क्या होगा? थर्ड में हमारा प्रॉफिट हुआ था आई थिंक 3,50,000 रुपीज। और इसको कितने लोग में बांटूंगा यस मैं? सर। 3 लाख लोग में। 3 lakhs। तो हमारा ईपीएस कितना आएगा बताओ? 1.167। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में। पहले में था 0.98 पैसे, दूसरे में था 1.05। ठीक है, और थर्ड में क्या आ रहा है? ये। तो हमको ऐसा जरूर लग रहा है कि प्रॉफिट जो है सबसे कम थर्ड ऑप्शन में है। इफ हम अगर टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, लेकिन जब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं, हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना कैसा मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट। इन दिस केस कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? थर्ड ऑप्शन। तो अभी देखो यही बातें यहाँ नीचे लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। इफ वी कंपेयर द अबव टेबल वी कैन सी दैट इन इलस्ट्रेशन 3 इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द मैक्सिमम रिटर्न फॉलोड बाई, फिर किसको मिला था? फिर सेकंड 2 में, फिर सेकंड 3 में। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। Hence, it is proved that the more debt brings more income for owners in the capital structure। क्या बोलता है कि ज्यादा कर्जा लोगे तो ऑनर्स के लिए क्या होगा? पैसा ज्यादा बचेगा। ये प्रूफ होता है, बोलता है। ठीक है, बट बोलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू तभी कब है, बोलता है जब अर्निंग रेट ऑफ कैपिटल रिटर्न में इसमें बात कर रहा है। देखो, बट इन्वेस्टमेंट होल्ड ट्रू ओनली टिल रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल इज रिटर्न, है ना, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, on investment of the company is more than the rate of interest charged on debt। बोलता है as we can see return on investment is example। ठीक है, अब क्या बोल दिया है? आपको रिटर्न कितना हो रहा था पहले केस में? 7 लाख। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलता है 50 लाख। तो आपका जो रिटर्न हो रहा है, मींस आप 50 लाख लगा के कितना पैसा कमा रहे हो? 14%। 50 लाख लगा के कितना पैसा कमा रहे हो? 14%। ठीक है, और आपका ब्याज का दर कितना है? 10%।
मींस ये यहाँ पे एक इसने थ्योरी दे दी। इसने क्या थ्योरी दी, देखो ध्यान से, इस थ्योरी को लिख लो। इसने एक थ्योरी दी क्या, कि अगर रिटर्न जो है, आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हायर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सुनो ध्यान से, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना निकला है यहाँ पे 14%, ठीक है। अगर वो 10%। ज्यादा है आपके बैंक के ब्याज के दर से, जो हमारे केस में 10% था, तो हमको क्या करना चाहिए, डेप्ट का पोर्शन क्या करना चाहिए, बोलता है बढ़ा लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप डेप्ट रखो तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट है, मींस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिटर्न ऑन, अरे यार रेट ऑफ, इसको इंटरेस्ट आरओआई हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करना चाहिए हमको, इक्विटी ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है। ये मैं लिखवा दूंगा, वो मत हो, कंफ्यूज मत हो। आगे देखो और क्या बोलता है, ये बात वही लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख, और यहाँ पे आपका ईबीआईटी कितना है भाई, 3 ईबीआईटी lakhs। कितना है। तो अगर मैं रेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 निकालूं, lakhs। वहां पे मैं 7 लाख कमाता था 50 लाख के पीछे, यहाँ पे कितना कमा रहा हूं, 3 लाख। तो मेरा कितना परसेंट आ रहा है मालूम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 लाख डिवाइड बाई अगर मैं 50 लाख करूंगा तो कितना आएगा, 6%। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में इक्विटी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इक्विटी का इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो इक्विटी ज्यादा फायदेमंद आएगा कि डेब्ट ज्यादा फायदेमंद आएगा, ज्यादा क्या रखना चाहिए हमको, इक्विटी रखें कि डेट रखें। अभी रूल बढ़ा है ना ऊपर, डेट रखेंगे सर। ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा इक्विटी। देखो ध्यान से, देखो देखो लिखवा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। बस ये थंब रूल याद रख लो, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लूंगे। लिख लो सब इसको, ठीक है। if return on इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इज रेट है ना, इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन, ठीक है, if rate of return on investment higher than rate of interest, then we should prefer more source of debt fund, ठीक, समझ में आ गया। हमको क्या प्रेफर करना चाहिए, डेट फंड। कंडीशन 2, इसी का अपोजिट लिखना है, इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन rate of interest, then we should prefer कौन सा सोर्स,